हेलो दोस्तों, मैप माई इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद स्टॉक प्राइस भी गिरा हुआ है। हम यहां पर बात करेंगे बिजनेस के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट क्वार्टर थ्री के नंबर्स थे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें, कंपनी आईपीओ कुछ ही महीनों पहले ही हुआ है और पहला इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। और इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रहेगी February 4, जिस दिन मैप माई इंडिया अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। अब देखिए, समझ लीजिए आपकी कार है और कार में बहुत सारी कार्स आजकल आती है जहां पर इनबिल्ट नेविगेशन रहता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मैप की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, मैप टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। फूड डिलीवरी का कोई ऐप है, उनको एड्रेस को लेकर कुछ डेटा चाहिए, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए। तो फूड डिलीवरी में तो ये जो बिजनेस सेगमेंट में जहां पर मैप माई इंडिया फिट बैठता है, वो ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिटेल, क्यूएसआर, यूटिलिटीज, टेलीकॉम, फार्मा, गवर्नमेंट, तो इन सब जगहों में जो मैप्स की जो है, मैप टेक्नोलॉजी की जो है, जियो टैगिंग की, आईओटी, इन सब की जरूरत है। अब देखिए, बड़े बड़े अगर आप देखेंगे भी इनके कस्टमर, जैसे ऑटोमोटिव है तो जैसे हुंडई है, एमजी मोटर्स है, कंज्यूमर टेक में फोन पे जैसे ब्रांड्स है, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक इनसे सर्विस ले रही है, गवर्नमेंट में जीएसटी इनकी सर्विस ले रही है, टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे तो एयरटेल जैसे नाम है जो कि इनके कस्टमर्स हैं, बड़े कस्टमर्स हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैप माई इंडिया के जो बिजनेस है उनको यूनिक बनाती है। समझ लीजिए आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट चाहिए, बहुत जगह में इसको गूगल जो है, गूगल मैप्स का भी कॉम्पिटिटर माना जा सकता है, बिल्कुल मानना भी चाहिए। लेकिन बहुत जगह में गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस है कि जो बाहर की कंपनी है उन डेटा को यूज नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, बहुत सारी कंपनियां जो आपने पीछे पे देखी और बहुत सारे इनके जो क्लाइंट्स हैं, कहीं ना कहीं गूगल के कॉम्पिटिटर भी हैं। तो इसीलिए शायद वो मैप माई इंडिया को वो प्रिफर करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें मैप माई इंडिया को एक यूनिक जगह में लाती है। और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है जहां पर जो भारत की कंपनी को एडवांटेज है, वो एक एडवांटेज तो है ही। तो एडवांस 3D मैप्स है, 4D मैप्स है, डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, जियो स्पेशियल एनालिटिक्स, तो इन सब चीजों से बिजनेस जो है थोड़ा यूनिक बनता है। और अभी आप देखेंगे 98.5% भारत का जो रोड नेटवर्क है वो बिल्कुल मैप माई इंडिया से कनेक्टेड है। नंबर्स के बारे में अब बात करते हैं। अब देखिए, जब आप क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करें तो इनकम 52 करोड़ हुई है। लेकिन अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, 9 महीनों की अगर आप बात करें, मतलब अप्रैल से दिसंबर 2020 और 2021 9 महीने, तो 28% इंक्रीज हुआ है। अगर आप इनकम की बात करें, प्रॉफिट्स आप देखेंगे 40 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ हुए हैं, 60%। और कैश भी कंपनी के पास 29% बढ़ा है। आपको ये नंबर देख के जरूर लग रहा होगा कि सब कुछ तो बढ़ा है, सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है? तो इसका रीजन है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, जो कि खराब आया था उम्मीद से। इनफैक्ट खराब सही वर्ड नहीं है, उम्मीद से थोड़ा नीचे आया था। अब देखिए, क्वार्टर टू में जो इनकम थी वो 70 करोड़ के आसपास थी, वही इनकम क्वार्टर थ्री में घटकर 50 करोड़ हो गई। तो इनकम घटी है। और अगर आप पिछले साल के मतलब 2020 का अक्टूबर से दिसंबर को कंपेयर करें, तभी भी क्वार्टर थ्री की इनकम 61.7 करोड़ थी। तो हम देखा इनकम घटी है। इनकम घटी है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में भी फर्क पड़ता है। तो देखिए, क्वार्टर टू में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, कौन सा, जो जुलाई से सितंबर है। और इस बार प्रॉफिट्स हो गए, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021, 15.75 करोड़ प्रॉफिट्स घटे हैं। और अगर आप देखें अक्टूबर से दिसंबर 2020 को अक्टूबर से दिसंबर 2021 के साथ कंपेयर करें तो 22.45 करोड़ था और अभी 15.75 करोड़ है। तो बिल्कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स घटा है। और अगर आप पिछले जो Q3 और Q3 को भी कंपेयर करें तो घटा है। तो ये एक चीज है और कहीं ना कहीं मार्केट ने भी इस चीज को देखा है। तो इसीलिए नया आईपीओ है, एक्साइटिंग बिजनेस है जो हमने देखा थोड़ी देर पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट अब मेरे लिए या अब इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल रहेगा क्या चीज ट्रैक करना, क्वार्टर फोर को। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अब कैसा आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रैक करते हैं, जो भी इस स्टॉक को समझते हैं। और दूसरी चीज है, देखिए नई कंपनी है, उसमें कन्विक्शन बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। अब देखिए 1990s में जब इंफोसिस आया था तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने, म्यूचुअल फंड ने या निफ्टी ने अपना 10% का स्टेक ले लिया था। कन्विक्शन धीरे धीरे बढ़ा 20-25 सालों के बाद, और आज इंफोसिस का वो एक
कन्विक्शन है और एक बड़ा एक मार्केट कैप है बिजनेस से। तो एक एग्जांपल मैंने हाइपोथेटिकल एक इन्फोसिस का लिया। वैसे ही नई आईपीओ है तो यहां पर भी लॉन्ग टर्म में ही कन्विक्शन बढ़ता है, तो इसीलिए यहां बाई सेल के हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं होती कि मंडे का क्या टारगेट है, ट्यूसडे का क्या टारगेट है। मैनेजमेंट अब क्या Q4 में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना वो डिलीवर कर पा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपीओ के बाद Q3 के नतीजे बहुत स्ट्रांग नहीं रहे हैं, आंकड़े वही बोलते हैं, तो Q4 में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि क्यों Q3 के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहे। तो बहुत बड़ा रीजन था कि जो सेल्स है, ऑटोमोटिव सेल्स, हमने देखा ना बहुत सारे ऑटोमोटिव भी क्लाइंट्स हैं फोर व्हीलर के, तो उनका बिजनेस जो है इंपैक्ट हुआ है। और ये बात सही भी है, सेमीकंडक्टर इश्यूज के कारण भले ही ऑर्डर्स हैं फोर व्हीलर्स के पास, लेकिन जो कार्स हैं, ऑर्डर भले ही हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के साथ। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस यहां पर इनडायरेक्टली इंपैक्ट हुआ। तो एक तरीके से अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट अच्छा करेगा तो कहीं ना कहीं मैप माई इंडिया भी अच्छा करेगा, तो दोनों में एक लिंक जरूर है जो इन्वेस्टर ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी चीज है, उनका यह भी कहना है कि जो Q2 Q3 था, मतलब 2020 का अक्टूबर टू दिसंबर था, वो समय एक पेंटअप डिमांड का भी समय था। और वो भी बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन के बाद अचानक से इकोनॉमी खुली थी तो डिमांड जबरदस्त बढ़ गई थी हर चीजों की। ये 2020 की बात कर रहा हूं, तो वो इसीलिए जो था स्पाइक हो गया था जब आप बिजनेस में देख रहे हैं। तो ये ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि, और बाद में उनका कहना है कि चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसे जैसे समय जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्वार्टरली मूवमेंट को हमको समझाती है। तो Q4 का वेट किया जाएगा, फिर उसके बाद Q1 Q2, क्योंकि जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे या तो कन्विक्शन बढ़ेगा या तो घटेगा। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये कुछ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए। बाकी स्ट्रेंथ की बात करें मैप माई इंडिया की, तो जो बिजनेस है B2B मार्केट में है, स्पेशल जियो स्पेशल प्रोडक्ट का बिजनेस है, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिनको एक यूनिक बिजनेस ये इसको बनाता ही है दोस्तों। अब अगर आप मार्केट साइज की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो 2020 कैलेंडर ईयर और 2025 के बीच में जियो स्पेशल एनालिटिक्स जो है 18% से ऊपर बढ़ने का अनुमान है, मैप डेवलपमेंट 21% और डिजिटल मैप्स 18%। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैप माई इंडिया किस हिसाब से उसको एडवांटेज में ले पाएगा, कैसे उसको लेवरेज कर पाएगा, वो बहुत ही मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे जैसे बिकेंगे तो कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव सेगमेंट, नेविगेशन सिस्टम और मैप माई इंडिया कहीं ना कहीं वो दोनों सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव वहां पर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो हमने देखा है कि किस हिसाब से मैप्स की जियो स्पेशियल जो सर्विसेज है उनकी जरूरत आजकल कंपनीज को पड़ रही है। तो मुझे लगता है क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आते रहेंगे और उसका एनालिसिस होता रहेगा, तो उस हिसाब से और ज्यादा डेटा आएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। हमने यहाँ पर डेटा के साथ ही बिजनेस को समझने की कोशिश की है। स्टॉक प्राइस और बाकी सब चीजें मुझे लगता है सेकेंडरी होती है, डेटा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा है कि Q3 का जो ब्लिप हुआ है ये टेम्पररी ब्लिप है या फिर ऐसा ही कितना समय तक चलता रहेगा। तो अगले क्वार्टर्स का बिल्कुल वेट रहेगा। एक एक्साइटिंग बिजनेस है मैप